नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास एजू हब के डिजिटल मंच पे। मैं कमल बाजिया और आप मेरे साथ देख रहे हैं 6th ग्रेड थर्ड टास्क आधारित टेस्ट सीरीज 1.0 के मैथ्स के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करवाऊंगा। L2 के जो मैथ्स के क्वेश्चन थे 30 क्वेश्चन जो कंप्लीट सिलेबस पर थे, उनमें पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, a तथा b दो परिमेय संख्याएं इस प्रकार है कि a प्लस बी अंडर 5 पे का वैल्यू इस व्यंजक के बराबर दे रखा है, तो a तथा b के क्रमानुसार मान क्या होंगे। आपको एक काम करना होता है, यहां तुलना करनी होती है और तुलना से पहले इसके डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना पड़ता है। और इसके डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे तो यह है 3 प्लस अंडर रूट 5 बटे 3 माइनस अंडर रूट 5 है। इसको उल्टे चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं तो यह 3 प्लस अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा। 3 प्लस अंडर रूट 5 से ऊपर भी गुणा, 3 प्लस अंडर रूट 5 से नीचे भी गुणा। और जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा मेरे बंधु बताना नीचे देखना क्या होगा। नीचे एक सर्व समीका आप जानते हैं, क्या सर्व समीका जानते हैं कि a प्लस बी गुणा a माइनस बी क्या होता है, ये बताओ। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो बताओ अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5, 3 प्लस अंडर रूट 5 है तो 3 का स्क्वायर माइनस है अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा नीचे तो, और ऊपर होल स्क्वायर हो गया 3 प्लस अंडर रूट 3 का होल अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर हो गया। नीचे तो 3 का स्क्वायर 9 में से क्या घट जाएगा बंधु, 5 घट जाएगा। अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है। 3 का स्क्वायर 9 प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस है 2 अंडर रूट ए बी, तो 2 गुणा ए बी, ए का मान है 3 और बी का मान कितना है अंडर रूट 5। अल्टीमेटली ये आंसर आ गया 14 प्लस से 6 अंडर रूट कितना 5 बट्टे कितना 4। 4 का भाग 14 बट्टे 4 भी होगा, प्लस 4 का भाग 6 अंडर रूट 5 बट्टे 4 भी होगा। यहां से आया 7 बटे 2 प्लस से 3 बटे 2 अंडर रूट 5। इसकी तुलना करवा दो मेरे बंधु इससे तुलना करवा दो a प्लस ए बी, इसकी तुलना करवा दो, दैट इंप्लाइज ये हो गया a प्लस ए बी अंडर रूट 5 से। तो बताओ यहां पे a का मान तो कितना आ गया 7 बटे 2 और b का मान कितना आ गया बंधु 3 बटे 2। तो b का मान 3 बटे 2 क्रमानुसार, मतलब b का मान बाद में 3 बटे 2 दोनों में है, लेकिन a का मान 7 बटे 2 कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक संख्या को p बटे q के रूप में लिखना है। ये थोड़ा सा इजी प्रश्न आ गया, पिछला थोड़ा सा आपका टाइम वेस्ट कर रहा था, ठीक है। 1.27, बस गलती नहीं करनी है आपको। हो सकता है किसी प्रश्न में आपको 1 मिनट लगे तो किसी प्रश्न में आपको 20 सेकंड ही लग सकते हैं, ये ठीक है। हाँ जी, तो बताओ बंधु 1.27 की रिपीटेशन हो रही है तो इस पे बार लगा दूं और इसका सॉल्यूशन होता है एक सही टोटल 27 अपॉन में माइनस विदाउट बार कुछ है नहीं, दशमलव से पहले जितने अंकों पर बार है उतने नीचे क्या लगा देते हैं 9 लगा देते हैं। तो एक सही 9 का भाग 3 बार और 9 का भाग 11 बार, 11 को 1 से गुणा करेंगे तो 11 और 3 कितना 14 बट्टे कितना हो जाएगा 11। तो ये 14 बट्टे 11 राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बंधु, ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि अंडर रूट 3 का मान समथिंग दे रखा है तो इस व्यंजक का मान क्या होगा। तो बताओ बंधु 147 को अपन क्या लिख सकते हैं, 147 को 49 इंटू 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 48 को क्या लिख सकते हैं, 48 को 16 गुणा 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। 75 को क्या लिख सकते हैं, 75 को 25 गुणा 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आप कहोगे सर ये आपने ऐसे ही ऐसे जोड़े क्यों बनाए, ऐसे जोड़े इसलिए बनाए मेरे भाई कि इनका मुझे पूरा पूरा वर्गमूल याद है और सब वर्गमूल में पड़े हैं। तो बता अंडर रूट में 147 है, इसको 49 इंटू 3 लिखेंगे तो 49 का वर्गमूल तो कितना आ जाएगा 7 है और अंडर रूट में 3 पड़ा रहेगा माइनस 1/4। 48 को 16 गुणा 3 लिखूंगा तो 16 का वर्गमूल तो 4 और अंडर रूट 3 पड़ा रहेगा माइनस। 75 को 25 गुणा 3 लिखूंगा, 25 का वर्गमूल 5 और अंडर रूट 3 पड़ा रहेगा। ये 4 से 4 तो कट जाएगा, ये आ जाएगा 7 अंडर रूट 3 माइनस 4 से 4 तो कट जाएगा अंडर रूट 3 और माइनस 5 अंडर रूट 3। मेरे बंधु बताना यहां पे अंडर रूट 3 कॉमन ही ले लूं
तो ये 7 माइनस यहां पे 1 माना जाएगा और -5। मेरे बंधु 5 और 1 6 घटेगा, 7 में से 6 घटता है तो बचता कितना है 1। इसका मतलब ये √3 ही आ गया और √3 का मान 1.732 दे रखा है। तो इस पूरे व्यंजक का मान भी कितना आएगा 1.732 आएगा, क्योंकि √3 ही मान आ रहा है इसका पूरे का। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, इसका वर्गमूल पूछा है बंधु, वर्गमूल पूछा है 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर का वर्गमूल। पहले इसको अंदर ही अंदर इस सर्व समीका को खोलेंगे तो एक बार जुड़ेगा 272 में 128 जुड़ेगा और एक बार जुड़ेगा तो फिर एक बार बंधु घटेगा भी, ठीक है। हाँ जी, 128 272 में जुड़ गया, फिर 272 में से 128 घटेगा। लो बताओ भाई, 272 में सर्व समीका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली लगी है, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0, 4 इंटू 12 में से 8 घटा 4, 6 में से 2 घटा फिर 4 और मेरे बंधु 1 में से 1 घटा कितना, 1 में से 2 में से 1 घटा 1। इसका वर्गमूल आता है 20 और इसका वर्गमूल आता है 12। 40 400 का वर्गमूल 20 और 144 का वर्गमूल 12, 12 दूनी 24। उत्तर ही कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट इसके बाद में अगला घातांक करने का प्रश्न है। 30 को मैं 6 गुणा 5 लिख सकता हूं, 6 गुणा 5 की पावर -5। कोई कहेगा सर 15 गुणा 2 भी तो लिख सकते हो, लेकिन मेरे भाई मुझे 5 और 6 यहां पे फ्रीक्वेंसी दिख रही है, 5 और 6 आधार दिख रहा है, इसलिए आधार में ऐसा सही मानूंगा। 5 की घात 12 है ही है, नीचे इस 625 को 5 की घात कितनी लिख सकते हैं, 4, क्योंकि 5 गुणा 5 25 होता है, 25 गुणा 5 125, 125 गुणा 5 625 इंटू 6 की पावर -5। अब मेरे बंधु बता, आधार समान सॉरी घातें दोनों की लगेगी, 6 की घात -5 इंटू 5 की घात -5 इंटू 5 की घात 12 अपॉन में नीचे 5 की घात 4 गुणा 6 की घात -5। मेरे बंधु 6 की घात -5 से 6 की घात -5 वाला तो हट गया यहां से, और ये 5 की घात है, ऊपर -5 है, 5 की घात 12 है, नीचे से ये ऊपर जाएगा तो अपना चिन्ह चेंज कर लेगी, घात है -4। मेरे बंधु आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है, तो 12 में से 5 घट के 4 9 घट जाएगा, 5 की घात 3 बचेगी। या तो ये सही है या फिर इसकी वैल्यू होती है 125, वो सही है, तो 125 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला प्रश्न देखो बंधु क्या कह रहे हैं, 2 की पावर 2x है, 2 की पावर है 2x प्लस 4 बोला है अगले ने, बराबर 16 की पावर x है। मेरे बंधु बता, 2 की पावर 2x प्लस 4 है, 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं और ऊपर पावर कितनी है x, कोष्टक के अंदर और बाहर की घातें गुणा होगी, 2 की पावर 2x प्लस 4 बराबर 2 की पावर कितनी 4x, ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर मल्टीप्लाई होती है। आधार समान है तो घातें भी समान है, और घातें समान कर दूं यहां से तो मेरे बंधु बताओ 2x प्लस 4 बराबर कितना 4x से, और 4x में से 2x घटेगा तो 2x से, और x बराबर 2 का भाग कितनी बार 2 बार, तो राइट आंसर यहां से कितना होगा 2। आप चाहो तो ऑप्शन में वैल्यू भी रख सकते हो, सीधा भी रख सकते थे, 2 की घात 2 दूनी 4 प्लस 4 कितनी 8 बराबर 16 की पावर 2 हो गई, 16 की पावर 256 होती है 2, और ये 2 की पावर 8 भी 256 होती है, इसका मतलब राइट आंसर कौन सा होगा, बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न, मेरे बंधु गुणनखंड के लिए 4 बातें ध्यान रखनी होती है अपन को। सबसे पहली बात, ऑप्शंस को वापस मल्टीप्लाई कर लो, प्रश्न बन जाना चाहिए, यही आया है और यही एग्जाम में आएगा। दूसरी बात आती है कि अगर आपको गुणनखंड आदि टुकड़े वुकड़े करना, सर्व समीकरण, कॉम्बिनेशन, कॉमन वॉमन लेना, सेट करना आता है तो वैसे गुणनखंड कर लो। तीसरी बात आती है एक ही गुणनखंड दे तो आप उससे वैल्यू निकाल के रख दो, 0 हो जाना चाहिए शेषफल। और चौथी और लास्ट बात आती है HMJ मेथड, जब कोई हथकंडा काम न करे तो वेरिएबल की वैल्यू रख दो प्रश्न और विकल्प दोनों में। लेकिन ये बात अपनी हो चुकी है
पीछे पीछे जो टॉपिक वाइज टेस्ट हुए थे जिसमें फैक्टर आया था, पॉलिनोमियल आया था, बहुपद और आपके पास में गुणनखंड था उसमें, ठीक है, ये बातें हो चुकी। अब मैं यहां पे सटीक सीधा वही टारगेट अपनाता हूं कि चार में से कौन सा फंडा लगेगा। पहला फंडा लग रहा है यहां पे, ऑप्शनों को वापस मल्टीप्लाई कर लो, प्रश्न बन जाना चाहिए मेरे बंधु। पहले ऑप्शन से मल्टीप्लाई करूं तो ये देखना x की पावर कितनी आ जाएगी 3 प्लस एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3। क्या ऐसा ही ऐसा प्रश्न है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है, तो इसी को टिक कर दो फिर, और क्या है, ऐसा का ऐसा ही है प्रश्न। ऑप्शन को वापस गुणा किया तो विकल्प बन गया, थी प्रश्न बन गया। नेक्स्ट इसके बाद में कह रहा है बहुपद को 3x माइनस 2 से भाग देने पर भाजक, भागफल और शेषफल क्या है? डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली पूछा है आपको। तो बंधु डिवाइजर तो वो होता है जिसका भाग देते हैं, 3x माइनस 2 का देंगे हम। हाँ जी, हाँ जी, कितनी बार गया? 12x की पावर 3 माइनस 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस कितना 10। ओके, तो बताओ बंधु यहां पे 12x की पावर में 3x का भाग दे दिया तो सबसे पहले भाग गया 4x स्क्वायर वाला। 4x स्क्वायर को 4 को 3 से गुणा करते, 12x स्क्वायर को x से गुणा करते, x क्यूब। 4 दूनी कितना? माइनस का 8x स्क्वायर, और घटाया तो इसका चिन्ह चेंज और इसका भी चिन्ह चेंज, ये प्लस माइनस कट गया, ये प्लस माइनस कट गया, ऊपर से माइनस 6x प्लस 10 आया। हाँ जी, अब 3x का भाग माइनस का 6x में देगा तो माइनस का 2 बार जाएगा, और ये माइनस का 6x प्लस का 2 दूनी 4, घटाएंगे तो ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, ये कट जाएगा, 10 में से 4 गया कितना? 6। इसको बोलते हैं बंधु रिमाइंडर शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल। ये शेषफल है, तो आप देख लो रेस्पेक्टिवली पूछा है तो शेषफल 6 कौन कौन से में है? दूसरे और तीसरे ऑप्शन में है, तो पहला और चौथा तो कट गया। इसके बाद में जिसका भाग दिया जाता है वो होता है बंधु भाजक। तो भाजक तो आपको फर्स्ट में ही देख लेना चाहिए कि 3x माइनस 2 ही होगा, और 3x माइनस 2 इसमें पड़ा है तो ये राइट आंसर होगा। ठीक बात है, ओके। नेक्स्ट इसके बाद में जितनी बार पूरा पूरा जाता है उसको बोला जाता है भागफल, क्वोशिएंट बोला जाता है, और इसको बोला जाता है भाज्य जिसका कोई जिक्र नहीं हुआ है। ठीक है, डिविडेंड का कोई जिक्र नहीं हुआ है, तो राइट आंसर बी। नेक्स्ट इसके बाद में अगला प्रश्न, युगपद रेखिक समीकरण के कितने हल हैं? युगपद रेखिक समीकरण आपको दे रखे हैं। युगपद रेखिक समीकरणों में a1 बटा a2, मेरे बंधु बता a1 बटा a2 आपके पास में कितना है? 3 बटा 6 बराबर कितना होता है? 1 बटा 2। ओके, b1 बटा b2 क्या है ये भी बताना। b1 बटा b2 है माइनस 1 बटा माइनस 2, इसको 1 बटा 2 बोल सकते हैं। ओके, c1 बटा c2 क्या है? c1 बटा c2, c1 बटा c2 है 5 बटे 10, इसको भी 1 बटा 2 बोल सकते हैं। 3 केस होते हैं मेरे बंधु जब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो केवल एक हल होता है। केवल एक हल का केस क्या होता है? a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, यूनिक सॉल्यूशन होता है। हाँ जी, हाँ जी, अनंत हल का केस क्या होता है? अनंत हल का केस होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा क्या हो? c2। इस केस में अनंत हल होते हैं, तो यही केस आपके ऑप्शन इधर पड़ा है। ठीक है, तीनों बराबर है, कोई हल नहीं है का केस क्या होता है? a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन कभी बराबर नहीं होता किसके? c1 बटा c2 के। ये लीजिएगा साहब, इस प्रकार से यहां कोई हल नहीं। और इस केस में रेखाएं जो होती है वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। इस केस में रेखाएं होती है वो संपाती कोइंसिडेंट लाइन होती है। ठीक है, इस केस में जो रेखाएं होती है वो पैरेलल लाइन होती है, कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल लाइन। ठीक है, हाँ जी, जहां हल होते हैं एक हो चाहे अनंत हो उसको कंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं, संगत निकाय बोलते हैं। और जहां कोई हल नहीं होता है वहां इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है, असंगत सिस्टम होता है। रेखिक समीकरण में इतना ही तो बातें हैं, हल निकालना हलों की प्रकृति। नेक्स्ट इसके बाद में अगला प्रश्न दोस्तों, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या है? द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति b स्क्वायर माइनस 4ac डिसाइड करता है, जिसको अपन d बोलते हैं। क्या बोलते हैं? d बोलते हैं, विविक्तिकर डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इस d के केस पर निर्भर करता है बंधु, रेखा से समझाया हुआ है, दोबारा बता रहा हूं मेरे बंधु। d का मान जिस दिन 0 होता है, d के मान जिस दिन 0 होते हैं
डी जिस दिन जीरो होता है उस दिन मेरे बंधु परिमेय मूल होते हैं। कैसे मूल होते हैं? सॉरी, उस दिन वास्तविक मूल होते हैं। कैसे मूल होते हैं? वास्तविक मूल होते हैं। वास्तविक मूल होते हैं। डी का मान जैसे जैसे बढ़ता है 1 2 3 4 होता है, वैसे वैसे यहां पे भी कैसे मूल होते हैं? वास्तविक मूल होते हैं। लेकिन डी का मान जैसे जैसे घटता है माइनस की वैल्यूज होती है, तो बंधु काल्पनिक मूल होते हैं। कैसे होते हैं? काल्पनिक। वास्तविक में समान होते हैं और काल्पनिक है, और इन वास्तविकों में असमान मूल होते हैं। कैसे मूल होते हैं? असमान मूल होते हैं। और बंधु इसमें दो केस आते हैं। डी यदि पूर्ण वर्ग है, डी क्या है? पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग है तो परिमेय मूल कहेंगे। और डी अगर पूर्ण वर्ग नहीं है, डी अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो अपन क्या बोलते हैं? अपरिमेय मूल बोलते हैं। डिटेल डिस्कशन तो नहीं करूंगा मैं, बात मुद्दे पर आ जाता हूं। डी बी स्क्वायर, बी का मान कितना है यहां पे? -1। ए का मान 1 है और सी का मान कितना है बंधु? -12 है। बी स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर -4, ए का मान 1 और सी का मान कितना? -12। अब बताना, -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस 12, चूंकि 48 में 1 जोड़ोगे कितना? 49 आ गया। इसका मतलब पहली बात तो ये डी का मान जो है, डी का मान ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। डी का मान ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है तो मेरे बंधु काल्पनिक मूल का तो खाता ही खत्म हो जाता है। वास्तविक ही होंगे पहली बात तो, और वास्तविक मूल होंगे तो उसमें परिमेय होंगे या अपरिमेय? समान परिमेय तथा समान। समान मूल जब होते हैं जब डी बराबर 0 होता है। डी बराबर 0 नहीं है मेरे बंधु, असमान मूल होंगे, समान तो नहीं होंगे। तो असमान वाला केस कौन सा है? बी। परिमेय कैसे हो गए? परिमेय ऐसे हो गए क्योंकि ये अपने आप में क्या है? पूर्ण वर्ग है मेरे बंधु। क्या है? पूर्ण वर्ग है, तो परिमेय हो गए। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगली बात, यदि x प्लस 1/x बराबर √3 हो तो x की घात 6 प्लस 1 का मान याद रखना हमेशा कितना होता है? 0 होता है। इसको क्या रखना बंधु? याद रखना हमेशा कितना होता है? 0। राइट आंसर कौन सा? ए। बट क्यों होता है बंधु? x प्लस 1/x की घात 3 कर ले, अपने आप दिख जाएगा तुझे। तो √3 की घात भी कितनी कर दे? 3 कर दे। तो x प्लस 1/x की घात 3 करेंगे तो a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab कोष्टक a प्लस b x प्लस 1/x बराबर √3 की घात 3 करेंगे तो 3 आएगा। ये x से x तो कट गया, x³ प्लस 1/x³। x से x तो कट गया, ये तो गया, और ये आ गया √3 ऑलरेडी दिया हुआ है वो रहा वहां पे, बराबर 3 √3 में से 3 घटेगा तो x³ प्लस 1/x³ बराबर 3 में से 3 घटेगा तो 0 बचेगा। x³ से गुणा करूंगा तो x की घात 6 प्लस 1 का मान हमेशा 0 आएगा मेरे बंधु। इसको याद रखना, इस प्रश्न को, इसमें सीधा उत्तर क्या कर देते हैं? 0। नेक्स्ट इसके बाद में, एक वस्तु को 3720 में बेचने पर 7% हानि होती है। 3720 में बेचने पर, 3720 में बेचा, 7% हानि का हुआ तो कितने में बेचा जाए? कितने रुपए में इसको बेचा जाए कि 14% लाभ हो? बंधु 7% हानि का मतलब है ये वाला डेटा कितना प्रतिशत है? 93%। और 14% लाभ का मतलब आपको डेटा कितना चाहिए? 14% लाभ का मतलब आपको 114% चाहिए। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं 93% की वैल्यू किसके बराबर है? 3720 के बराबर है, तो 114% की वैल्यू किसके बराबर होगी? 3720 बटे 93 इंटू क्या कर दो? 114 कर दो। ठीक बात है? हाँ जी, ये कैलकुलेशन कर दो, काट दो। 3 से तो सीधा ही कट रहा है। 3 का भाग 3 बार, 1 बार, 3 3 9 बच गया, 2 3 8 24। ओके, 31 का भाग जा रहा है क्या इधर? ठीक है, देखो कितनी बार 3 का भाग देंगे, 12 3 36, 12 बार जा रहा है। ठीक है, 12 बार जा रहा है तो इधर 12 बार जा रहा है तो ये 120 को 38 से गुणा कर दो मेरे बंधु। ठीक है, हाँ जी, तो ये आ जाएगा 0। 38 का डबल होता है 76, कैरी फॉरवर्ड 7, तो 38 और 7 कितना?
4560 रुपए कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में अगला, एक वस्तु को 524 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। एक वस्तु को 524 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 452 रुपए में बेचने पर हानि होती है। इसका मतलब क्रय मूल्य बिल्कुल बीच में है। इधर जितना लाभ होता है, इधर जितना लाभ होता है उतनी ही इधर क्या होती है? हानि। इसका मतलब बीच का मान है। दो तरीके हैं, लाभ भी x मान लो, हानि भी x मान लो। और मेरे बंधु फिर इनको 2x बराबर इन दोनों का अंतर कर दो, x का मान आए वो क्रय मूल्य के लिए घटा लो। और इसका सीधा डायरेक्ट तरीका ये भी है कि जब लाभ और हानि का प्रतिशत मान लो या लाभ और हानि बराबर ही है, लाभ और हानि दोनों क्या है बंधु? बराबर है। और ऐसे बराबर के केस में तो आप इन दोनों को जोड़ो और 2 का सीधा भाग लगाओ, तो 452 में आप जोड़ दो 524 से, 452 में 524 जोड़ के 2 का क्या लगा दो? भाग। ये आ जाएगा मेरे बंधु 6 और ये 7 और ये 5 और 4 9 बट्टे कितना? 2। 2 का भाग 2 चौके 8, 2 8 16 और 2 8 16, 488 रुपए कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुणी हो जाती है। इसका मतलब जितने गुणी हो जाती है, जब भी कहने कोई धनराशि इतनी हो जाती है, इसका मतलब वो मिश्र धन है। मूलधन खुद का 7/ कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मेरे बंधु मूलधन में 6 रुपए मान लूं, मूलधन में 6 रुपए मान लूं तो मिश्र धन कितना आएगा? ये बता। 6 मान लिया तो 6 से 6 कट गया, मिश्र धन 7। इसका मतलब ब्याज यहां पे कितना हो गया? 1 हो गया। ब्याज कितना हो गया? 1 हो गया। दर का सूत्र क्या होता है? 100 गुणा साधारण ब्याज, 100 गुणा साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणा समय। ओके, 100 गुणा साधारण ब्याज 1 रुपए है, मूलधन 6 है, समय यहां दिया हुआ है कितना? 3 वर्ष। हां जी, 18 का भाग 18 पंजे 90 और भाग दे देंगे अपन, सॉरी 90 और 10/18 हो गया। और 10/18 को सॉरी 5/9 लिख सकते हैं। 5 से ही 5/9% ब्याज की क्या आ जाएगी? दर। 5 से ही 5/9 ऑप्शन में फर्स्ट में पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है 4900 रुपए का 14 से ही 2/7% वार्षिक ब्याज की दर से। देखो बंधु, एक बात बता दूं, आरबीएससी की किताबों की एक खास बात रही है, एनसीईआरटी किताबों की एक खास बात रही है, जब दर के आगे कुछ नहीं दिया हुआ हो, जब दर के आगे कुछ नहीं दिया गया हो तो वार्षिक माननी है। कैसी माननी है? वार्षिक मानना है। कैसा मानना है? वार्षिक मानना है। वैसे तो नजर नहीं जाएगी आपकी, बाकी जाए तो भी आप अगर पीवाईक्यूज पे थोड़ा फोकस रखते हो तो आप इतिहास उठाकर देख लो। रीट और ग्रेड थर्ड के जो प्रश्न है उनमें 50% प्रश्न ऐसे आए हुए हैं पेपरों में जिनमें दर के आगे, प्रतिशत शब्द के आगे वार्षिक नहीं लिखा हुआ, फिर भी क्या मानना होता है? वार्षिक मानना होता है। क्यों? क्योंकि वो किताबों को फॉलो करते हैं। ओके, हाँ जी। और जितने भी अधीनस्थ बोर्ड के जो आरएसएस बोर्ड के जो पेपर होते हैं, जितने भी अदर एग्जामों के पेपर होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो चक्रवर्ती ब्याज के प्रश्न आते हैं, उनमें किसी भी एग्जाम में वार्षिक नहीं लिखा हो तो आप देख लो, सब में वार्षिक लिखते हैं। वो डरते हैं, नहीं डरे तो भी वार्षिक मानना है। ओके, 14 से ही 2/7% को 14 7 98 और 2 100 कितना लिख सकते हैं? 7। 100/7 इंटू क्या लिख दो? 100% हटाने के लिए, और इसका मान आता है 1 कितना? 7। तो 4900 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। फर्स्ट ईयर का ब्याज 1/7 के हिसाब से कितना ब्याज आएगा? 700। सेकेंड ईयर का फिर कितना आएगा मेरे बंधु? 700। और 700 का 1/7 के हिसाब से कितना आएगा? 100 रुपए। तो आपको कह रहा है 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। तो यहां पे 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 1400 और 1 कितना हो गया? 1500 रुपए हो गया। डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला, एक संख्या में पहले 10% की कमी की जाती है। अगर मान लेता हूं मूलतः कोई संख्या कितनी है? 100 है। पहले 10% की कमी करी जाती है। 10% की अगर कमी करी जाती है तो वो कितनी हो जाती है? 90। फिर उसमें 10% की वापस वृद्धि कर दी जाती है। 10% की वृद्धि कर दी जाती है तो वो 90 का 10% 9 होता है, तो कितना हो जाएगा? 99। ये फाइनल हो गई। कितनी हो गई? फाइनल 99। तो इस प्रकार मूल संख्या से 50 कम हो जाती है। मूल संख्या से 50 कम हो जाती है। हमारे यहां पे कितनी कम हुई है बताओ बंधु?
कम कितनी हुई है? 1। इस 1 को ही किसके बराबर कर दो? 50 के। 1 बराबर 50 है तो मूलतः संख्या 100 बराबर कितना होगा? 1 का मान 50 है तो 100 बराबर 50 गुणा 100 5000 हो जाएगी। मूलतः वह संख्या कितनी थी? 5000 थी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका भी बता दूं कि 5000 का 10% पहले कम कर दो। 5000 का 10% कम करेगा तो मेरे भाई कितना होगा? 4500 होगा। 10% कम करेगा तो कितना होगा? 4500 होगा। और फिर 4500 को 10% बढ़ाएगा, 4500 को 10% तू बढ़ाएगा तो 450 बढ़ेगा, 4950 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास में मूल संख्या से कितनी कम हो गई? 50 कम हो गई। मूल संख्या से कितनी कम हो गई? 50 कम हो गई। ये प्रश्न में परफेक्टली सेट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट इसके बाद में अगला प्रश्न, एक कॉलेज में कला और वाणिज्य संकाय में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 4:5। कला और वाणिज्य संकाय में, कला और वाणिज्य संकाय में, कला और वाणिज्य संकाय में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात कितना है? 4:5। ठीक है, और जी ये तो मामला है पहले का। ओके, और बाद में क्या होता है? बाद में ये होता है कि 65 विद्यार्थी वाणिज्य संकाय में शामिल हो गए तो 8 अनुपात कितना हो गया? 11। वाणिज्य संकाय में 65 विद्यार्थी शामिल हो गए। कला संकाय का इसमें क्या दोष है भाई? कला संकाय में तो सेम बढ़ाओ, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बताओ बंधु, कला और वाणिज्य संकाय में, कला और वाणिज्य संकाय में पहले विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात कितना था? 8 अनुपात कितना था? 10 था। ये पहले था। और बंधु बाद में क्या हुआ है? बाद में हो गया 8 अनुपात कितना? 11। अल कला में समान बना लिया मैंने, 8:11। तो बताओ वाणिज्य संकाय में कितने विद्यार्थी बढ़ गए? कितने बढ़ गए? +1, 1 बढ़ गया। 1 इस किसके बराबर कर दो? 65 के। 1 बराबर 65 है तो कला संकाय में तो ये 8 ही रहेंगे दोनों जगह। तो 8 बराबर कितना होगा? 65 को आप 8 से गुणा कर दो। 8 5 40 मेरे बंधु, 8 6 48 और 4 52, 520 हो जाएगा। ठीक है, तो ये राइट आंसर कौन सा होगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला प्रश्न, आकृति दिखाई गई है, इस प्रकार से एंगल लिखे हुए। बहुत ही सिंपल है मेरे बंधु, जरा सोचना सुनना। इस प्रकार से मैं चित्र को दोबारा बना देता हूं आपको। ठीक है, हाँ जी, ये इस प्रकार से इसने एक डायग्राम बना रखा है। ओके, ये लो, ये डायग्राम बना रखा है इसने। हम भी बना देते हैं, इसको थोड़ा ओपन करके बना देते हैं। अब बंधु जो जो एंगल लिख रखे हैं वो लिख दो। यहां एंगल लिख रखा है सी, चलो ठीक है। यहां एंगल लिख रखा है पाई माइनस बी। क्या लिख रखा है? पाई माइनस बी। ओके, डिग्री डिग्री को छोड़ो। यहां एंगल लिख रखा है कितना? ए। चलो ठीक बात है। और फिर देखो बंधु, यहां एक एंगल लिख रखा है कितना? एक्स। ठीक है, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, अब अपन कुछ कुछ एंगल अपन अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। देखो बंधु, पाई जो होता है ना, पाई, पाई एक रेडियन मान होता है। पाई एक रेडियन मान होता है जिसको डिग्री में कितना बोलते हैं? 180 डिग्री बोलते हैं। पाई एक रेडियन मान है। कौन सा मान है? रेडियन मान है। पाई एक रेडियन मान है और इसका मान पाई का जो होता है, पाई एक रेडियन मान है और पाई का मान होता है, वो होता है बंधु 22/7 लगभग होता है। 22/7 क्या होता है? लगभग 22/7 पाई का मान होता है। लेकिन पाई को डिग्री में 180 डिग्री बोलते हैं और ये पाई 180 में से बी घटा है तो मेरे बंधु ये बी होगा, क्योंकि पूरा कोण कितने का बनता है? 180 का बनता है। पूरा कोण 180 डिग्री का बनता है, जिसको अपन पाई बोलते हैं। और 180 डिग्री को पाई बोलते हैं तो पाई में से बी घटा है, इसका मतलब ये कितना है? बी है। ओके मेरे बंधु, एक बात और बताना, त्रिभुज में किन्हीं भी दो अंतः कोणों का योग तीसरे शीर्ष पर बने हुए बहिष्कोण के मान के बराबर होता है, तो ये ए प्लस क्या होगा? बी। ये ए प्लस क्या होगा? बी होगा। चलो ठीक है, वो मान कितना होगा? वो वाला होगा 180 माइनस एक्स होगा। कितना होगा? 180 माइनस एक्स। अब मैं एक त्रिभुज पे बात कर लूं, ये ऐसा सा एक त्रिभुज दिख रहा है क्या आपको? ऐसा सा त्रिभुज, इस प्रकार से एक त्रिभुज दिख रहा है क्या, जिसमें इसको हमने a प्लस बी लिखा है, इसको c लिख रखा है और इसको 180 माइनस एक्स लिख रखा है। ओके, सब दिख रहा है। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग c प्लस a प्लस बी प्लस 180 माइनस एक्स से,
इन तीनों अंतः कोणों का योग बराबर कितना होगा 180 के। 180 में से 180 घटाया तो ये तो 0 बचा है, और वो x उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये माना जाएगा a प्लस बी प्लस किसके c के बराबर। तो x बराबर a प्लस बी प्लस सी होगा, तो ये c ऑप्शन में सही व्यवस्थित है, x बराबर a प्लस बी प्लस सी। ओके, किसी घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है बंधु? प्रायिकता का जो मान होता है, प्रोबेबिलिटी किसी घटना के घटित होने की, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 से लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है। निश्चित घटनाओं की प्रायिकता 1 होती है और अनिश्चित घटनाओं की प्रायिकता कितनी होती है? 0 होती है। तो हमेशा ऋणात्मक कभी नहीं होता है, हमेशा 1 से अधिक कभी नहीं होता है। कुछ भी कैसे हो सकता है? 0 से अधिकतम 1 के बीच में होता है। 0 से मतलब 0 भी हो सकता है और अधिकतम 1 के बीच होता है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में एक 5 सेंटीमीटर मोटी ईंट, ऊंचाई वाली ईंट एक पहिए को रोकने के लिए रखी गई है। मेरे बंधु ये कोई पहिया है, सपोज ये पहिया मान लेता हूं मैं, यहां ये पहिया बना लिया। इस पहिए को रोकने के लिए एक 5 सेंटीमीटर मोटी ईंट रखी गई है। पहिए को रोकने के लिए एक 5 सेंटीमीटर मोटी क्या रखी गई है बंधु? ईंट रखी गई है। 5 सेंटीमीटर मोटी एक ईंट इस पहिए को रोकने के लिए रखी गई है। ये लो साहब, ये एक ईंट रख देता हूं, इसको अपन को यहां तक ही ब्रेक करना पड़ेगा। ये 5 सेंटीमीटर मोटी एक ईंट रख दी जो एक पहिए को रोके रखने के लिए पर्याप्त है। ये लो, ये 5 सेंटीमीटर मोटी एक ईंट पहिए को रोके रखने के, सॉरी यार, हाँ जी, डायग्राम दोबारा बना लेता हूं मैं। ओके, डायग्राम पूरा ही दोबारा बनाता हूं। एक 5 सेंटीमीटर मोटी ईंट एक पहिए को रोके रखने के लिए पर्याप्त है। थोड़ा डायग्राम जितना सुंदर बनेगा ना, उतना ही आपके लिए थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, हाँ जी, ये ईंट रखी गई है एक पहिए को रोके रखने के लिए। ये लो साहब, पहिए को रोक रही है ये ईंट। ओके, आले, अब ठीक है, अब जच जाएगी बात। ये 5 सेंटीमीटर मोटी ईंट एक पहिए को रोके रखने के लिए रखी गई है। इस ईंट की मोटाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर मोटाई वाली ईंट एक पहिए को रोके रखने के लिए रखी गई है। पहिए को रोकने वाली ईंट की सतह के उस बिंदु से जहां पहिया जमीन को छूता है, पहिया जमीन को इस जगह छूता है, पहिया जमीन को इस जगह छूता है, सतह के जिस बिंदु से छूता है क्षैतिज दूरी 15 है। मेरे बंधु ये वाली डिस्टेंस कितनी है? ये वाली 15 सेंटीमीटर है। ओके, तो कह रहा है कि पहिए का अर्धव्यास कितना होगा? ये लो साहब, पहिए का अर्धव्यास बताना है। ये केंद्र है तो ये अर्धव्यास है, त्रिज्या है, ये त्रिज्या है मेरे बंधु, तो ये भी क्या होगी? फिर त्रिज्या ही होगी। ठीक है, ये भी आर ही होगी। अब यहां से मैं इसको मिला दूं तो मेरे बंधु ये 5 है तो ये भी कितनी होगी? 5, और ये कितनी होगी? r माइनस 5 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? नीचे वाली 5 घट जाएगी। ये 90 डिग्री का कोण है, ये 15 है तो ये भी 15 है। अब ये समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा दूं तो कर्ण स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 प्लस लंब का स्क्वायर r माइनस 5 का स्क्वायर। मेरे बंधु आर स्क्वायर बराबर है 225 प्लस ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 गुणा 5 गुणा आर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो कट गया, ये कितना हो गया? 0 बराबर, ये हो गया 250। ओके, और वो इधर हो गया माइनस का 10r। ये 10r इधर आएगा तो प्लस का 10r बराबर कितना? 250। अल्टीमेटली r का मान कितना आ गया? 25 आ गया। तो पहिए का अर्धव्यास मतलब त्रिज्या कितनी हो गई? 25 सेंटीमीटर हो गई। नेक्स्ट अगला, लंबवर्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। इनका अनुपात 1 अनुपात कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। ओके, हाँ जी, क्या कह रहा है ये कह रहा है यदि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 दे रखा है, तो मेरे बंधु इसको किससे गुणा कर दें? 308 से गुणा कर दें, ताकि 600 और 8 का डबल 16। तो इसका मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया? इसके बाद में 308 आ गया। कितना आ गया? 308। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 आ गया मेरे बंधु। 2 पाई आर एच बराबर 308 आ गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि 2 पाई आर एच बराबर 308 है। तो ये बताओ कि ये 2 पाई आर एच 308 है, तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 616 है।
616 में से ये 308 घटेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना बचेगा? 308 बचेगा। ये 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर कितना? 308। मेरे बंधु 22 का भाग दे दूं तो 22 दूनी 22 एकम 22 बच गया 8, 22 4 88। 14 में 2 का भाग 7 बार, 7 को 7 से गुणा करेंगे 49 का वर्गमूल कितना? 7। त्रिज्या आ गई कितनी? 7। ये त्रिज्या यहां रख दूं 2 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा h बराबर 308। फिर वही बात 7 से 7 कट गया और ये 22 का भाग कितनी बार? 14 बार, तो h बराबर कितना आ गया? 7। h भी 7 आ गया और r भी 7 है। आपको इसका वॉल्यूम पूछा है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर h। पाई का मान कितना बंधु? 22/7। आर स्क्वायर मतलब 7 गुणा 7 और h का मतलब कितना? 7। तो 7 से 7 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, और ये हो जाएगा 22 इंटू 22 7 154 होता है। सीधा लिख देता हूं 22 7 154 है और 154 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 चौके 28, 7 5 35 और 2 37 से 7 और 3 10 से तो 1078। 1078 कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन से इसका आयतन आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला प्रश्न, एक कमरे के फर्श का परिमाप। कमरे का फर्श होता है 2 गुणा एल प्लस बी। ओके, होता है कि नहीं होता है? बराबर दे रखा है 18 मीटर और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है? 3 मीटर। तो कह रहा है चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा? चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2h कोष्टक एल प्लस बी। इसको थोड़ा चेंजेज करूं तो 2l प्लस बी आधार का परिमाप गुणा h लिख सकता हूं। तो 2l प्लस बी तो 18 है और h का मान 3 है। 18 3 54। बहुत ही बैलेंस पेपर है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो देखते ही उत्तर आ रहा है, मैं तो लिख रहा हूं, आप ना लिखो तो भी 18 3 54। ठीक है, सीधा। कुछ प्रश्नों में टाइम भी कंज्यूम होगा। ठीक है, हाँ जी। एक समलंब चतुर्भुज का परिमाप 58 सेंटीमीटर है। ये इस प्रकार से एक कोई ट्रिपेजियम है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज को ट्रिपेजियम बोल सकता है बंधु, ध्यान रखना। इसकी असमांतर भुजाओं की लंबाई का योग 20 है। इसको a मान लूं, इसको b मान लूं, इसको x मान लूं, इसको y मान लूं। इसने असमांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग 20 किसका योग है? x प्लस वाई का है। ठीक है, हाँ जी। तो बताओ इसका परिमाप टोटल 58 है तो a प्लस बी का मान कितना आएगा? 58 में से ये 20 घटा दो तो बताओ बंधु कितना आएगा? 38 आ जाएगा। ठीक बात है। और कह रहा है इसका क्षेत्रफल 152 है। तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, मेरे बंधु समांतर भुजाओं के बीच की दूरी को अपन क्या बोलते हैं? h बोलते हैं। समलंब चतुर्भुज का एरिया का सूत्र क्या होता है? एरिया 152 दे रखा है बराबर 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग 38 गुणा इनके बीच की लंबवत दूरी कितनी? h। मेरे बंधु ये 2 का भाग तो 19 बार जाएगा। 19 h बराबर 100 कितना आएगा? 52 आएगा। लो, मेरे हिसाब से 8 आ गया। ठीक है, क्योंकि 9 8 72 और 8 और 7 15, इसका मतलब 8 बार भाग गया तो h का मान कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है, सेंटीमीटर में पूछी है तो ओके, आंसर 8। हाँ जी। एक वर्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ये इस प्रकार से एक वर्त दे रखा है मेरे बंधु, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। चलो ठीक है, हाँ जी। फिर कह रहा है कि ओ क्यों, तो चलो ठीक है। ये 2 जीवाएं भी इसमें दे रखी है। इस जीवा को दे रखी है CD और इस जीवा को दे रखी है AB। ओके, ये AB है। CD और AB 2 जीवाएं हैं। ये केंद्र बिंदु है और केंद्र बिंदु से बंधु जीवा पे लंब डालते हैं तो जीवा समद्विभाजित होती है। ये Q नाम है और इसका नाम है P। क्या ही दिक्कत है, आपको तो वैल्यू रखनी है। अपन को कह रहा है कि एक जीवा AB 6 है। AB 6 है तो मेरे बंधु ये 3 है और ये भी कितनी है? 3 है। ओके, और CD 8 है तो ये 4 है तो ये भी कितनी है? 4 है। ओके, हाँ जी। कह रहा है कि PQ की लंबाई बताएंगे। PQ की वर्त की त्रिज्या 5 है। मेरे बंधु ये अगर 5 है, ये 4 है तो ये भुजा कितनी होगी? 3 होगी। चलो ठीक है। और मेरे बंधु ये 5 है, कितनी है? ये 5 है, ये 3 है तो ये पूरी कितनी होगी? पूरी, ये पूरी मेरे बंधु 4 होगी। कितनी होगी? 4 होगी। और पूरी 4 है, ऊपर वाली 3 है तो ये कितनी बचेगी? 1 सेंटीमीटर बचेगी। PQ की लंबाई कितनी आ जाएगी? 1 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट इसके बाद में समांतर चतुर्भुज एबीसीडी। मेरे बंधु समांतर चतुर्भुज, ये कुछ 4-5 एक बातें हैं, मैं आज ही बता देता हूं आपको, वापस रिवीजन करवा देता हूं। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी है। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रमागत मिलाने से समांतर चतुर्भुज ही बनता है। क्या बनता है? समांतर चतुर्भुज ही बनता है। ये हमेशा यहां पे क्या बनेगा? आधे क्षेत्रफल का समांतर चतुर्भुज ही बनेगा। तो समांतर चतुर्भुज कौन से ऑप्शन में है? सी में है। आपको इतना ध्यान रखना है, इस प्रकार के केस में समांतर में समांतर बनेगा, समांतर में मेरे भाई क्या बनेगा? समांतर ही बनेगा। ओके, और वर्ग में वर्ग बनेगा। वर्ग में क्या बनेगा? वर्ग में आधे क्षेत्रफल का वर्ग ही बनेगा। आयत में समचतुर्भुज बनेगा। आयत में क्या बनेगा? समचतुर्भुज बनेगा। आ जाएगा प्रश्न टेस्ट सीरीज में ही, नहीं आ गया होगा। समचतुर्भुज बनेगा। और समचतुर्भुज में क्या बनेगा? समचतुर्भुज में क्या बनेगा बंधु? समचतुर्भुज में आयत बनेगा। समचतुर्भुज में क्या बनेगा? आयत बनेगा। और ये हमेशा हमेशा आधे क्षेत्रफल के होते हैं। कितने क्षेत्रफल के होते हैं? हाफ एरिया होगा इनका। क्या होगा? हाफ एरिया के बनेंगे। हाफ एरिया के बनते हैं आधे क्षेत्रफल के। ओके, समांतर चतुर्भुज के चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से आधे क्षेत्रफल का समांतर चतुर्भुज, वर्ग में आधे क्षेत्रफल का वर्ग, आयत में समचतुर्भुज, आधे क्षेत्रफल का समचतुर्भुज में क्या बनता है? आयत। समांतर चतुर्भुज की दो अंतः कोणों के अर्धकों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। समांतर चतुर्भुज के अंतः कोणों के अर्धकों को आगे बढ़ाने पर आयत प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये ऐसी कुछ बातें आपको नोटेड पॉइंट नोट्स में लिखा रखी है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला, पीटी आपको 6 सेंटीमीटर दे रखी है। ये पीटी 6 सेंटीमीटर दे रखी है। ये पिछले टेस्ट में भी था, इस टेस्ट में है। पिछले में अलग था, पीए डॉट पीबी वाला कॉन्सेप्ट था। पीएबी वर्त की इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो पीए 3 सेंटीमीटर है। ओके, एबी की लंबाई आपको पूछी है, एबी की लंबाई। इनमें क्या संबंध होता है? ये 3 रिजल्ट बता रखे हैं बंधु। सबसे पहला रिजल्ट, 2 जीवाएं अंदर काटे तो वो। दूसरा रिजल्ट बंधु, दोनों जीवाएं बाहर जाके काटे तो। और तीसरा रिजल्ट बंधु, एक तो स्पर्श रेखा हो और एक क्या हो? छेदक रेखा हो। ठीक है, हाँ जी, ये होता है समथिंग इंटू समथिंग बराबर समथिंग इंटू समथिंग। ये समथिंग इंटू पूरी और समथिंग इंटू पूरी, और इसमें समथिंग का स्क्वायर अपॉन समथिंग बराबर समथिंग इंटू समथिंग। तो पीटी का स्क्वायर आ जाएगा इसमें 6 का स्क्वायर बराबर पीए 3 गुणा पीबी पूरी पूरी पीबी। पीबी लिख दूंगा मैं यहां पे। ठीक है, पीबी। मेरे बंधु बताओ, 36 में 3 का भाग लगाऊंगा तो 12 आएगा पीबी का मान। पीबी का मान 12 आएगा, हमें पीबी का मान नहीं चाहिए। 12 में से ये घटा लो तो ये एबी का मान कितना आएगा? 9 सेंटीमीटर। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, हमें मान एबी का पूछा है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला है मेरे बंधु, निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। एक समबाहुभुज जिसकी प्रत्येक बहिष्कोण 70 डिग्री अस्तित्व है। समबाहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग होता है 360 डिग्री, और प्रत्येक बहिष्कोण का मान चाहिए तो 360 में n का भाग लगा लो बराबर 70 डिग्री। n बराबर कितना आएगा? 360 में भाग लगा लो मेरे बंधु किसका? 70 डिग्री का। ये 0 से 0 कट गया, n बराबर 7 5 35 से 1 बच गया, 7 एकम 7। ये बुझाई नहीं हो सकती 5.1 है। इसका मतलब ये कथन तो क्या है? गलत कथन है। ये क्या है? गलत कथन है। ओके, मान लीजिएगा n ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए n भुजाओं वाले समबाहुभुज में प्रत्येक बहिष्कोण न्यून कोण आएगा। ले भाई, n बराबर 5 पर चेक करवा देता हूं। n बराबर 5 पर 360 बट्टा 5 है। 5 7 35, 5 दूनी 10, 72 डिग्री बिल्कुल न्यून कोण है। ये क्या है बंधु? न्यून कोण है, प्रत्येक बहिष्कोण का मान। ओके, नेक्स्ट n बराबर 6 पर चेक कर लो। n बराबर 6 पर 360 में 5 का भाग देने पर 72 आया था, तो 6 का भाग देने पर और कम आएगा, ये भी न्यून कोण है। इसका मतलब ये आगे जैसे जैसे भुजाएं बढ़ती जाएगी एक्यूट एंगल प्राप्त होता रहेगा। इसका मतलब ये बात क्या है बंधु? सत्य है। ये बात क्या है? सत्य है। तो केवल 2 कथन ही सही होगा यहाँ पे, राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में कौन सा माध्य सीमांत मूल्य से सर्वाधिक प्रभावित होता है? बंधु, समांतर माध्य ऐसा है जो एक्सट्रीम वैल्यूज से मोस्ट इफेक्टेड रहता है, सर्वाधिक प्रभावित होता है। ठीक बात है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, 12 छात्रों के परीक्षण में उनका माध्य प्राप्तांक 74 है, उच्चतम 79 है, तो न्यूनतम कितना होगा? मेरे बंधु 12 छात्र हैं,
पहला छात्र, देखो इसको बहुत ही अच्छे से बताता हूं, ये व्याख्याता भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ये अपने ना आ जाए मेरे बंधु, आ जाए तो गलती मत कर बैठना। इसका एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा लॉजिकली, और वो कॉन्सेप्ट समझना। कॉन्सेप्ट क्या है मैं बता दूंगा। ये टोटल 12 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 10 से, और सॉरी ये 11वां छात्र और ये 12वां छात्र। कितने छात्र हो गए? ये 12 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? छात्र क्रम लिखा है मैंने। क्या लिखा है बंधु? छात्र क्रम लिखा है। ओके, तो ये है कि 12 छात्रों के परीक्षण में उनका माध्य प्राप्तांक 74 है। 12 छात्रों का माध्य 74 है, तो 12 का कुल कितना होगा? 12 का योग कितना होगा? 12 का योग होगा बंधु, माध्य 74 है, 74 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो। 12 चौके 48, 12 7 84, सॉरी 84, और ये हो गया 8 88। मेरे बंधु थोड़ा चेक कर लेना। 12 चौके 48, 4 कैरी फॉरवर्ड, 12 संतु 84 और 4 88। कुल योग कितना हो गया? 88। ठीक है, छात्र क्रम हो गया, कुल योग। अब कह रहा उच्चतम प्राप्तांक 79 है, तो न्यूनतम प्राप्तांक, अगर किसी एक को न्यूनतम करना हो, मैं नोटेड पॉइंट डाल के लिख देता हूं, अगर किसी एक को न्यूनतम करना हो, अगर एक को न्यूनतम करना हो, अगर एक को मिनिमम रखना हो, अगर एक को क्या हो? न्यूनतम देना हो, एक को न्यूनतम देना हो, अगर एक को न्यूनतम देना हो, तो अगर एक को न्यूनतम देना हो तो बाकी को मैक्सिमम दे दो, तो बाकी सबको, बाकी सबको, बाकी सबको मैक्सिमम के बराबर कर दो, मैक्सिमम के बराबर रख दो, बराबर होने दो। बाकी सबको किसके बराबर होने दो? मैक्सिमम के बराबर होने दो। बाकी सबको आप मैक्सिमम के बराबर जाने दो। अगर एक को न्यूनतम करना है तो बाकी सबको उच्चतम के बराबर होने दो, तभी वो न्यूनतम होगा। तो मुझे एक बात बताओ, इसको मैं 79 रख दूं, इसको भी 79 कर दूं, सबको 79 कर दूं, मैं सबको मेरे बंधु 79 कर दूं, सबको 79 कर दूं, सबको 79। इस कहानी का एक दूसरा लॉजिक भी बताऊंगा। सबको 79 कर दूं, सबको, सबको, ताकि वो अपने आप ही कम हो जाएगा। सबको 79 कर दूं, सबको 79 कर दूं, सबको मैक्सिमम के बराबर कर दूं, और सबको मैक्सिमम के बराबर किया तो मेरे बंधु मुझे तो यहां से एक बात बता दे, इन सब का योग कितना आ गया? इन सब का योग आ गया 79 इंटू 11। ठीक है, तो 11 9 99 और 11 7 77, 77 और 9 कितना हो गया? 86। तो 869 हो गए बाकी सब। तो वो अपने आप बेचारा मिनिमम बच गया। वो मिनिमम बच तो गया, लेकिन वो कितना बचा? आप सबके योग में से 888 के योग में से आप उसको घटा लो 869, 869। तो मेरे बंधु बताओ, 18 में से 9 गया, 9 बचा, और ये बच गया 1, तो ये 1 बच गया, तो 19 आ गया। तो बाकी सबको मैक्सिमम कर दो तो एक न्यूनतम कितना बच जाएगा? 19 बच जाएगा। ओके, इसका एक दूसरा लॉजिकली कहानी समझा देता हूं, उससे समझ में आ जाए। तो इसको ऐसे कैसे आपके अधिगम का धनात्मक स्थानांतरण कर देना। मेरे बंधु 3 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति ए, बी और सी, 3 व्यक्ति हैं, और आपके पास में टोटल मान लीजिएगा 20 केले हैं। कितने केले हैं? 20 केले हैं। 3 व्यक्ति हैं और आपके पास में कुल 20 केले हैं, और आप सी को न्यूनतम देना चाहते हो। सी को क्या देना चाहते हो? न्यूनतम। आप सी को न्यूनतम देना चाहते हो। आपके पास में टोटल 20 केले हैं, आपके पास में कुल कितने केले हैं बंधु? 20 केले हैं, और सी को आप न्यूनतम देना चाहते हो। सी को क्या देना चाहते हो? न्यूनतम। और आप किसी एक को मैक्सिमम, आप किसी को मैक्सिमम मान लो 8 केले तक दे सकते हो। मैक्सिमम कितने दे सकते हो? 8, और सी को न्यूनतम देने हैं। तो आप एक काम करो, एक को दे दो 5, बी को दे दो 5, 10, तो सी को 10 मिल गए, मिनिमम नहीं आए। तो बताओ बंधु, मैक्सिमम किसी को 8 दे सकते हो, तो एक को भी 8 दे दो, बी को भी 8 दे दो। 16 तो आपने सल्टा दिए, बच्चे कितने? 4। 4 तो सी लेगा ही लेगा, सी 4 से कम नहीं लेगा। बताओ कैसे ले लेगा? इन दोनों को 9 9 दे दोगे, मैक्सिमम किसी को 8 दे सकते हो, 8 से ज्यादा दे नहीं सकते। हाँ, तुम कहोगे सर इसको 8 दे दूं, इसको 7 दे दूं, 15 दे दिए, वो 5 ले लेगा। तो उसको मिनिमम करना है, एक को मिनिमम करना है, तो बाकी को जो आपकी जो उच्चतम सीमा है ना, उसके बराबर सबको दे दो, तो एक ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। समझ में आ गई होगी कहानी। नेक्स्ट इसके बाद में लास्ट प्रश्न, तालिका द्वारा प्राप्त की गई
सीरीज की आपको जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो ये दे रखी है मेरे बंधु। सीएफ निकालनी पड़ेगी अपन को, सीएफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो सीएफ 6 हो गया, 6 9 में जुड़ेगा तो 15, 15 में 11 जुड़ेगा तो 26, 26 में 14 जुड़ेगा तो 40, 40 में ये जुड़ेगा 23 तो 63, और 63 में 10 जुड़ेगा तो 73। ये 73 होता है हमारे पास में n का मान, और n/2 कर लो आप तो n/2, तो 73/2 करेंगे 36.5 आएगा। 36.5 से ठीक बड़ी सीएफ कौन सी है? 36.5 से ठीक बड़ी सीएफ कौन है बंधु? ये 40 है, और 40 के संगत डेटा कौन है? ये 6 है। तो इस 6 को क्या बोलेंगे? माध्यिका बोलेंगे। 6 को क्या बोलेंगे? माध्यिका बोलेंगे। डिस्क्रीट सीरीज है इसलिए यहां पे माध्यिका कितनी आ गई? 6। क्लासें होती तो यहां फॉर्मूला लगाना पड़ता। ओके दोस्तों, इस प्रकार से ये आपको L2 के मैथ्स के क्वेश्चनों का मैंने सॉल्यूशन करवाया। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। डियर स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। प्रयास के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारी जो टास्क आधारित टेस्ट सीरीज चल रही थी लेवल 2 के लिए साइंस मैथ, जो आज पेपर हुआ था उसमें जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे उसके हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। देखो, पहला क्वेश्चन था, किसी वस्तु का संवेग परिभाषित किया जा सकता है। देखो, संवेग क्या होता है? संवेग को किस प्रकार से परिभाषित करते हैं? संवेग क्या होता है? किसी वस्तु, उस वस्तु के द्रव्यमान और उसका वेग m/v, इस प्रकार से परिभाषित करते हैं। संवेग द्रव्यमान गुणा वेग। तो आपको पता है कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी इसका राइट है। बहुत ही सिंपल है, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, एक वस्तु को पृथ्वी की सतह पर रखे जाने की स्थिति में 49 न्यूटन बल आरोपित करती है, तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? देखो, कितना बल आरोपित करती है वस्तु? W बराबर mg के बराबर। W दे रखा है कितना? 49 न्यूटन। कितना? 49 न्यूटन। तो आपको पता है 49 न्यूटन। जी का मान आपको पता है कितना होता है? 9.8। कितना होता है? 9.8। तो आप निकाल सकते हो 49/9.8 करोगे कितना जाएगा? 5 kg। भाग लगाओगे तो कितना जाएगा? 5 kg। ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। बहुत ही सिंपल है। आपसे कैसे भी प्रश्न पूछे ऐसे तो आपको इस प्रकार से करने हैं। अगला देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। एक कण की एक विमीय गति के लिए वेग समय ग्राफ दे रखा है। कितना है वेग समय ग्राफ? तो कण का त्वरण आपको पता होना चाहिए। वेग समय ग्राफ है, उसका त्वरण क्या मतलब कि इसका ढाल क्या? ढाल क्या बताता है? त्वरण बताता है। ढाल क्या बताता है? त्वरण बताता है। और क्षेत्रफल की बात करेंगे, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या बताता है? अगर इसका पूरे का बात करोगे, क्षेत्रफल निकालोगे तो वो क्या बताता है? आपका क्षेत्रफल क्या बताता है? विस्थापन बताता है। क्या बताता है? विस्थापन। याद रखना, बहुत ही सिंपल आपसे पूछा जा सकता है। तो आपसे ढाल पूछा है, ढाल किससे? tan थीटा से निरूपित करते हो, और ये किसके? त्वरण के बराबर आ जाएगा। थीटा का मान आपको पता है ये 45 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 45 ही होगा, क्योंकि 90 डिग्री टोटल है। तो ये tan 45 त्वरण है, और tan 45 का मान 1, त्वरण का मान कितना आ जाएगा? 1 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो है क्या ऑप्शन? ऑप्शन है सी। ऑप्शन क्या है? सी है। अगला देखिए, एक पिंड जिसका द्रव्यमान कितना दे रखा है? लिख लो, m कितना दे रखा है? 50 kg। वह है 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मतलब कि त्वरण दे रखा है 8 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। त्वरण स्थिर अवस्था से, स्थिर अवस्था मतलब कि उसका प्रारंभिक वेग u से निरूपित करते हैं और u बराबर 0 है। स्थिर अवस्था से गतिमान है तो पिंड 15 सेकंड, t बराबर कितना? टाइम कितना है? 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करते? अब देखो, गति का समीकरण पर आधारित प्रश्न है, तो गति के समीकरण आपको पता होना चाहिए कि दूरी पूछी है। दूरी किस में आएगा? पहला समीकरण b बराबर u प्लस 80 नहीं है दूरी। दूसरा है s बराबर ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर है। तो कौन सा है? गति
का द्वितीय समीकरण। द्वितीय समीकरण क्या हुआ है? एस बराबर यू टी प्लस 1/2 8t स्क्वायर। आपको पता है यू का मान 0 है तो कितना है ये 0, 1/2। ए का मान कितना दे रखा है 8 और टी का मान उसने दे रखा है 15 का स्क्वायर। काटोगे 4, कितना आ जाएगा 4 गुणा 225 करोगे आ जाएगा 900 मीटर। गुणा करोगे 4 को 225 से तो कितना आ जाएगा 900 मीटर आ जाएगा। है क्या ऑप्शन 900 मीटर? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला देखिए 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? देखो कैसे लिखते हैं, 1 kWh किसके बराबर है? ये यूनिट है ना, किसके 1 यूनिट के बराबर होता है 1 यूनिट। तो जो ऊर्जा पूछी है कि ऊर्जा में किलो को कैसे निरूपित करते हैं? आपको पता है 1000 वाट के रूप में है और हावर मतलब सेकंड में करोगे घंटे को, घंटे में कितने सेकंड होते हैं वो पता होना चाहिए। कितना आ जाएगा 36 2 बिंदु 3 बिंदु इसकी, तो कितना आएगा 36 गुणा 10 की पावर 1 2 3 4 5 कितना जूल। या इसको इससे भी निरूपित करते हैं 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। इसे भी इसको निरूपित किया जाता है। तो आपके ऑप्शन में देख लो 36 के रूप में मिल रहा है तो 36 के रूप में ही कौन सा है 3.6 10 की पावर, ये नहीं होता है 3.6 10 की पावर 6 हो जाता, ये भी नहीं। अगला देखिए ये देखो 36 गुणा 10 की पावर 5 जूल, बहुत ही सिंपल है। अगला देखिए 2000 वाट के एक विद्युत हीटर को 30 मिनट तक काम में लिया जाता है तो वे हुई विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। आपसे विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में पूछा ऊर्जा, तो आपको पता है शक्ति कैसे लिखते हैं? शक्ति P बराबर क्या है? P बराबर W/T के रूप में लिखते हैं। और आपसे W पूछा है P × T। P कितना दे रखा है उसने, उसकी वाट 2000 और T कितना दे रखा है 30 मिनट मतलब कि 1/2 घंटा। तो कितना आ जाएगा 1000 वाट घंटा। या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1000 वाट। तो क्या आ जाएगा 1 kWh। 1 kWh किसके बराबर आ जाएगा? 1 यूनिट के बराबर होता है। 1 यूनिट के बराबर होता है। पिछले प्रश्न में बात की थी हमने, 1 kWh किसके बराबर होता है? 1 यूनिट के बराबर होता है। बहुत ही सिंपल। इस प्रकार से ये शक्ति दे रखी है इसने और ये इसका समय दे रखा है कि उसको कितने मिनट तक काम में लिया गया है, कितने समय के लिए काम में लिया गया है, तो आपसे ऊर्जा पूछी जा सकती है। अगला देखिए प्रकृति में ऐसा कौन सा बल है जिसका अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है? देखो ऐसा कौन सा बल है जिसका प्रत्येक स्थान पर अस्तित्व है? देखो नाभिकीय बल प्रत्येक स्थान पर नहीं होता है। नाभिक क्या है? नाभिक के कणों के मध्य लगता है। विद्युत चुंबकीय बल भी प्रत्येक स्थान पर नहीं लगता है, यह भी प्रत्येक स्थान पर नहीं। दुर्बल बल भी नहीं लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल का अस्तित्व है पूरे ब्रह्मांड में मिलेगा आपको। तो क्या है ऑप्शन डी, प्रत्येक स्थान पर, कहीं पर कम हो सकता है ज्यादा हो सकता है लेकिन है गुरुत्वाकर्षण बल। तो अगला देखिए शरीर का वजन, अपन के शरीर का वजन देखो कि कैसे पूछ रहा है। पृथ्वी की सतह पर सभी जगह समान होता है। वजन पूछा, भार पूछा शरीर का, तो पृथ्वी के सभी जगह सतह पर समान होता है? नहीं होता है, क्योंकि अलग अलग होता है। क्योंकि जी है ना, जी कैसे लिखते हो भार को? W बराबर m g के रूप में, m g के रूप में। अब g का मान क्या चेंज हो रहा है तो W का मान भी चेंज हो जाता है, वजन भी चेंज हो जाएगा। तो पृथ्वी की सतह पर सभी जगह समान नहीं होता है, पहली बात गलत है। दूसरा ध्रुवों पर अधिकतम होता है। जी का मान ध्रुवों पर क्या होता है? न्यूनतम होता है। ये ध्यान में रखना है कि ध्रुवों पर जी का मान क्या कम होता है, कम होता है। तो क्या है ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ये बात सही है। विषुवत रेखा पर विषुवत रेखा पर कम होता है। क्या है? विषुवत रेखा पर कम हो जाएगा भार। मैदानी तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है, ये भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। पूछा जा सकता है कई बार ये, इस प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं कि
आपके पास 1 किलो क्या है, चीनी है, तो क्या है, आप ऐसे स्थान पर जाओगे जहां 1 किलो से ज्यादा चीनी मिल जाएगी, तो क्या ध्रुवों पर होता है, वो क्या है, ध्रुवों पर होता है। अगला देखिए, कोई वस्तु द्रव में डूब जाती है, क्योंकि भाई द्रव में क्यों डूब जाती है, क्योंकि वो उतना भार नहीं हटा पाती है, उसका उतना आयतन नहीं हटा पाती है, जिसके कारण वो डूब जाएगी। देखो इस प्रकार, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार वस्तु के भार के बराबर होता है, भार के बराबर होता है, तो वो क्या पूरी पूरी डूबेगी, पूरी पूर्णतः नहीं डूबेगी, इस प्रकार से डूबेगी। ये कोई क्या है, ये क्या है, और ये पानी है। अब कह रहा है कि बराबर है, तो क्या है, वो इस प्रकार से तैरेगी। वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार वस्तु के भार से अधिक होता है, तो क्या है, वो क्या पूर्ण रूप से बाहर तैरेगी, इस प्रकार से। तीसरा है, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार वस्तु के भार से कम होता है। अगर वस्तु के भार से कम हो गया तीसरी स्थिति में, तो वो पूर्णतः डूब जाएगी, तीसरे से, है ना, पूर्णतः डूब जाएगी। तो आपसे पूछा गया कि डूब जाती है, क्यों डूब जाती है, कि वो वस्तु द्वारा हटाए गए जो द्रव्य का भार है उससे वो कम होता है, वस्तु के भार से वो कम होता है, जिसके कारण वो डूब जाती है। अगला देखिए, बर्फ से सीधे जलवाष्प में रूपांतरण की प्रक्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग है। देखो बर्फ से, बर्फ क्या है, ठोस है, ठोस से सीधे ही जलवाष्प मतलब गैस में, किससे, ठोस से गैस में बदलना, आपको पता क्या होता है, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, याद रखना। ऊर्ध्व वाष्पीकरण क्या, द्रव से गैस में, तो ये आप ध्यान में रखना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो ये थे आपके फिजिक्स के क्वेश्चन। नेक्स्ट केमिस्ट्री के आने वाले हैं, जो केमिस्ट्री वाले सर आपको इसके सॉल्यूशन करवाएंगे। धन्यवाद सभी को। डियर स्टूडेंट, प्रयास के ऑनलाइन एजुकेशन पर आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारी जो टास्क आधारित टेस्ट सीरीज चल रही थी 1.0, उसमें आज जो पेपर हुआ था उसके साइंस मैथ का, उसके साइंस के सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। देखो पहला 121 से स्टार्ट है। भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला देखो क्या है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। दूसरा है, प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन हमारे शरीर की रोगों से क्या करता है, प्रतिरक्षा करता है, मतलब सहायता करता है, रक्षा करता है। उपरोक्त में से सही कथन आपको चुनने। देखो 3 कथन दे रखे हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट वसा जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। दूसरा है, सही बात है, ऊर्जा प्रदान करते हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा। दूसरा, प्रोटीन और खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं और अनुरक्षण के लिए सहायक होते हैं। विटामिन्स होते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर को प्रदान करते हैं। तो तीनों ही कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सी है इसका। अगला देखिए, अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो स्टेटमेंट के प्रश्न है, बहुत ही अच्छे प्रश्न होते हैं ये। उदासीन विलयन लाल अथवा नीले लिटमस पेपर का रंग परिवर्तित नहीं करता है। दूसरा, हेल्दी लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियां आदि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। तीसरा, जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो अम्लीय वर्षा कहते हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं, ये आपको चुनने हैं, मतलब कि सही कथन चुनना। अब देखो पहला कथन दे रखा है, उदासीन विलयन होते हैं लाल अथवा नीले लिटमस रंग पेपर का रंग परिवर्तित नहीं करते हैं। यह सही बात है भाई, जो उदासीन विलयन होते हैं वो पेपर के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं। दूसरा, हेल्दी है, लिटमस गुड़हल की पंखुड़ियां होती है, वो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक होते हैं। सही बात है, सूचक होते हैं, ये भी सही है। तीसरा, जब अम्लीय वर्षा क्या होते हैं, जल में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, मतलब कि एसिड बढ़ जाता है, पीएच 7 से कम हो जाती है, 5.6 के करीब हो जाती है, तब क्या अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो ये भी कथन सही है। तो आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला देखिए, सूची ए को सूची बी के साथ क्या मिलान करना है, सूची ए और बी को मिलान करना है।
योस्ट क्या होती है भाई? योस्ट क्या होती है? एक एल्कोहल है, एल्कोहलिक। दूसरा है डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या होता है? डायाफ्राम आपको पता होना चाहिए, वृक्ष गुहा। तिलचट्टा, तिलचट्टा क्या होता है? ये तिलचट्टा श्वास रंध्र। पत्तियां, पत्तियां आपको किससे करोगे आप? पत्तियों को रंध्र, पत्तियों में रंध्र होते हैं, श्वास, वो श्वसन तंत्र के बारे में दे रखा है इसमें। मछली, मछली का क्या है? क्लोम। देखो ए 1-2 से हो रहा है, बी 3, सी 5, डी 4 और ई 1 से मेल खा रहा है, तो इसका डी इसका राइट आंसर हो गया। अगला देखिए, अगला देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं के संदर्भ में कथनों पर विचार करना। भाई ये कोशिकाएं होते हैं, इनके बारे में कथन दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है कि सही कथन कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए। इनमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है या नहीं होती है? भाई सही है गलत है? गलत बात है, अनुपस्थित नहीं होती, उपस्थित होती है। दूसरा विषाणु और नीले हरे शैवाल इसके उदाहरण है, सही बात है, ये कथन सही है। तो कथन सही कौन से हैं? अनुपस्थित होता है, ये सही बात है। क्या है इसमें? केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, उपस्थित नहीं होती है, अनुपस्थित होती है। विषाणु और नीले हरे शैवाल इसके उदाहरण है, नहीं भाई इसके उदाहरण ये नहीं है। तो आपका ऑप्शन कौन सा कथन सही है? आपका ऑप्शन सिर्फ क्या है? ओनली 1। क्या है? उसमें झिल्ली नहीं होती है। अगला प्रश्न देखिए, सजीवों में जन्म और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। पहला है मुकुलन, अमीबा की जनन प्रक्रिया। दूसरा है द्विखंडन, हाइड्रा की जनन प्रक्रिया है, हाइड्रा में द्विखंडन पाया जाता है, ये पूछा है कि सुमेलित करना। तीसरा है कायांतरण, लार्वा का कुछ उग्र क्या दे रखा है? परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलना। उपयुक्त युग्म में से कौन सा युग्म सुमेलित है? अभी अब आपको पता होना चाहिए कि मुकुलन में कौन सा उदाहरण आता है, अमीबा की जनन प्रक्रिया आती है, या द्विखंडन में हाइड्रा का आता है। ये आपसे पूछा है कि सुमेलित कौन सा है, तो द्विखंडन में हाइड्रा नहीं आता है, इसमें भी नहीं आता है, तो कौन सा कथन सुमेलित है? कायांतरण वाला, सिर्फ 3, केवल कायांतरण, लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलना, ये इसका सही आंसर है और मेल नहीं खाते हैं। अगला देखिए, अगला है विभिन्न जंतु ऊतकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एपिथीलियमी ऊतक जंतु शरीर को बढ़ाने, ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं, सही बात है। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में जुड़ी रहती हैं, यह भी सही बात है, जुड़ी रहती हैं। पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है, यह भी सही बात है, आपसे सही कथन पूछा है इसमें। तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन का बना होता है, यह भी सही है। मतलब चारों कथन इसके सही हैं। चारों कथन देखो कौन से में है सही, आपको ऑप्शन ए में मिलेंगे। अगला देखिए, अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, क्षय रोग वायु द्वारा संचरित हो सकता है क्या? आप बताइए। दूसरा है हैजा दूषित पानी द्वारा संचित होता है, यह तो भाई सही है। टीबी नहीं होता है, टीबी वायु द्वारा थोड़ा होता है, से टीबी रोग है, टीबी वायु द्वारा क्या है? संचरित नहीं होता है, तो ये गलत कथन है। एड्स केवल लैंगिक संपर्क से संचरित हो सकता है, भाई कोई जरूरी थोड़ा है, लैंगिक संपर्क से थोड़ी होती है, संक्रमित सुई से भी हो सकता है और माध्यम भी 2-3 माध्यम है उसके द्वारा हो सकता है, तो ये भी क्या है? गलत कथन है। तो कथन कौन सा सही है? मात्र और मात्र 1-2 नंबर कथन सही है और केवल 2, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, क्षुद्रांत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन आपको चुनना है, गलत कथन आपको चुनना है। पहला देखो, क्षुद्रांत्र भोजन के पाचन के लिए पित्तरस और अग्नाशयिक रस दोनों अग्नाशय से प्राप्त करती हैं, ये बात गलत है, दोनों नहीं करती है, एक ही करती है। पाचित भोजन को क्षुद्रांत्र की भित्ति द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, यह सही बात है। पाचन प्रक्रिया में भोजन अमाशय के बाद क्षुद्रांत्र में प्रवेश करता है, यह भी सही बात है।
शुद्धांतर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन के लिए क्या है, का स्थल है। ये भी सही बात है, वहां पर भी ये क्या है, पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का, तीनों का होता है पूर्ण रूप से। तो ऑप्शन ए ये गलत है और सही है। अगला देखिए, किण्वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो क्या है, किण्वन में यीस्ट द्वारा ग्लूकोज का अनोक्सी परिस्थितियों में पूर्ण ऑक्सीजन होता है। दूसरा आपसे पूछा है, सही कथन पूछा है, पूर्ण ऑक्सीजन थोड़ा होता है, पूर्ण होता है। एंजाइम पेरुविक अम्ल डी कार्बोक्सिलेज एवं एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। सही बात है, एंजाइम है ना, इन दोनों को करते हैं, डी कार्बोक्सिलेज और डिहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया होती है ना एल्कोहल की, ये दोनों को क्या है, वो प्रेरित करते हैं। तो ये भी बात, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं एंजाइम उसमें। तो कौन सा कथन है, सिर्फ 2 नंबर कथन है वो सही पूछा है, और सही 2 नंबर, ये ऑप्शन सी इसका राइट है। अगला देखिए, अगला सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखो, सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है, सम्मिलित करना है। जनद, जनद क्या होता है, जनद क्या है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, अंतःस्रावी ग्रंथि है और स्रावित हार्मोन्स है। तो जनद, पीयूष ग्रंथि से आपको पता होना चाहिए, पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि से आपको पता होना चाहिए इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। अग्नाशय ग्रंथि है, अग्नाशय से कौन, पीयूष ग्रंथि से कौन सा वृद्धि हार्मोन है, सॉरी भाई क्या होता है, पीयूष ग्रंथि से क्या है, वृद्धि हार्मोन। तो ए में 2, इसमें 3, अग्नाशय से इंसुलिन, और अधिवृक्क से कौन सा होता है, अधिवृक्क से होता है कार्टियोसोल, कार्टियोसोल 4 नंबर। तो देखो 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये थे आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन। धन्यवाद सभी को।